तो हेलो गाइज, आज के उसमें स्टार्ट करने वाले हैं सिंचाई से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रदेश में सिंचाई, ठीक है ना, सिंचाई और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे उसके हिसाब से कवर करते जाएंगे। तो जो सिंचाई वाला पार्ट है ना, इसका जो ज़्यादातर डेटा आपको देखने को मिलेगा 2020-21 का डेटा है। तो एक तरीके से लेटेस्ट कहा जा सकता है, उतना पुराना नहीं है ये, क्योंकि इसके बाद का डेटा अभी तक अवेलेबल है नहीं। तो पहला क्वेश्चन बात कर लेते हैं। राज्य में जल संसाधनों के नियोजन, विकास और प्रबंधन हेतु जल नीति जारी करी गई थी। ठीक है, हर तरीके की नीति, जैसे वन नीति होती है ऐसी जल नीति भी है। तो जल नीति करी गई थी 20 दिसंबर 2019 को जारी। ये उत्तराखंड राज्य की बात चल रही है उसके अंदर, ठीक है ना, उत्तराखंड राज्य में इस दिन की गई थी। उसके बाद है जो सकल सिंचित क्षेत्र है, टोटल जो सिंचित क्षेत्र है, सकल सिंचित वैसे ये पूछेगा नहीं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं इतने मतलब पॉसिबल नहीं है आने, इतने बड़े बड़े डेटा। तो ये 5,39,030 हेक्टेयर इतनी भूमि है। तो ऐसे क्वेश्चन मैं नहीं बताता इसमें भी। यहाँ पर सिर्फ परसेंटेज में बात करो तो राज्य में जो कुल बोए गए क्षेत्र है, शुद्ध बोए गए क्षेत्र में, उसमें शुद्ध सिंचित क्षेत्र है जो बोया गया है उसमें कितने की सिंचाई है, तो उसमें 49.73% है। और जो बचा हुआ परसेंटेज है 100 में से, वो सब भगवान भरोसे है, मतलब बारिश के भरोसे। ठीक है, ये जो है ये सिंचित क्षेत्र है, सिंचित क्षेत्र। और बाकी का जो बचा है वो ऊपर वाले के भरोसे है। अब जो सिंचित क्षेत्र है इसमें से पहाड़ी और मैदानी में कितना है, तो मैदानी वाले पार्ट में हम लिख लेंगे। तो इसमें 94% जो है शुद्ध सिंचित वाले में ये मैदानों में है, और बचा हुआ लगभग 94 पॉइंट समथिंग है। तो ये जो 13% बचता है ये बचेगा तुम्हारा पहाड़ों में। ठीक है, तो सिंचित क्षेत्र में से इतना परसेंट है मैदानों में और इतना परसेंट है पहाड़ों में। उसके बाद बात कर लेते हैं, तो शुद्ध बोए गए क्षेत्र में सिंचित क्षेत्र सबसे ज़्यादा कहाँ कहाँ पर है, तो ये बताने हैं। तो सबसे ज़्यादा है उधम सिंह नगर में, उसके बाद आता है हरिद्वार में, दो तो हो गए, और थर्ड में आता है अपना नैनीताल। तो नैनीताल में भी तुम्हें पता ही है, ये जो नीचे वाला पार्ट है भाबर कहलाता है, जहाँ पर हल्द्वानी है। ठीक है ना, तो ये भी है वैसे प्लेन ही, लेकिन क्योंकि इसकी जो ज़मीन है वो थोड़ा अलग तरीके की है, तो इसलिए भाबर का नाम इसको दिया गया है। ये कहलाता है तराई उधम सिंह नगर वाला पार्ट। और ये हरिद्वार वाला पार्ट ये तराई में भी आता है, और इसमें गंगा का मैदान भी है मेनली, तो ज़्यादातर गंगा का मैदान हरिद्वार में है। तो ये इस हिसाब से तो ये भी प्लेन है, ये भी प्लेन है, और ये थोड़ा सा ये भी प्लेन है। तो तुम एक देख ही सकते हो, जो सिंचाई का जो मतलब ज़्यादातर सिस्टम है वो मैदानों में ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना, ये भी सब ट्यूबवेल वगैरह से होते हैं। उसके बाद बात करते हैं, तो अगला क्वेश्चन अपने पास है, शुद्ध बोए गए क्षेत्र में सबसे कम प्रतिशत शुद्ध सिंचित क्षेत्र वाले जिले हैं। तो अब सबसे कम कौन से हैं, तो उसमें चमोली है, ठीक है, उसके बाद है अल्मोड़ा और पिथौरागढ़। ये तीन है जहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था सबसे कम है। तो यहाँ पर सबसे कम बोए गए क्षेत्र की बात यहाँ पर चल रही है, तो बोए गए क्षेत्र के हिसाब से इन एरियाज में सिंचाई की व्यवस्था सबसे कम है। परसेंटेज भी लिखी है, पर परसेंटेज यहाँ पर बताने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है ना, उसके बाद है कितने पार्ट में, और ये जो सिंचाई है, तो यहाँ पर सबसे कम सिंचाई की व्यवस्था, यानी कि ट्यूबवेल, नहरें, इस तरीके से सिंचाई नहीं होती है। तो यहाँ पर जो ज़्यादातर सिंचाई होगी वो बारिश से ही होती है, इनकी नेचुरल तरीके से हम कह सकते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं कि राज्य में नलकूप सिंचित मतलब कुल सिंचित क्षेत्र में से कितना कितना परसेंट किससे सिंचाई हो रही है। तो कुल सिंचित में से, यानी कि जो सिंचित एरिया है वहाँ की बात चल रही है, उस कुल सिंचित क्षेत्र में से सबसे ज़्यादा जो सिंचाई हो रही है वो हो रही है नलकूप से, यानी कि ट्यूबवेल से। और तुम्हें पता ही है मैदानों में ज़्यादातर ही होती है। ये 71.6% इतना एरिया ट्यूबवेल से सिंचाई होती है। उसके बाद बात करें तो नहरों से होती है 21.85%। छोटी मोटी बड़ी सब मिला के जो हैं कई सारी नहरें हैं, जैसे ऊपरी गंगा नहर है, उसके बारे में सुना होगा तुमने, जो हरिद्वार में है। इसी तरीके से छोटी नहरों में भी है, जैसे भीमताल में, तो भीमताल में भी नहरें बनी हुई हैं डैम से। इस तरीके से तड़ाकताल से नहरें निकली हैं। तो बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पर नहरों से सिंचाई होती है। उसके अलावा 5.6% के लगभग ये अन्य साधनों से होती है,
अन्य साधन मतलब कि पाइप लगा के पानी डाल दो, चाहे अपने घर में जो है बाल्टी से ले जाके डाल दो, उस तरीके से सिंचाई करो छोटे मोटे एरियाज में। लेकिन मेनली क्या है, ट्यूबवेल है और नहरें हैं, और ये दोनों ही आपको ज़्यादातर जो है मैदानी भागों में ही देखने को मिलेंगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, राज्य की कुल नलकूप सिंचित भूमि में सर्वाधिक नलकूप सिंचित भूमि वाले 4 जिले क्षेत्रफल के हिसाब से घटते क्रम में। तो नलकूप सिंचित ये मैंने बता दिया था, हमें उधम सिंह नगर में होने वाला है। शुद्ध सिंचित भी यहाँ पर ही है, नलकूप से भी यहीं पर ज़्यादा सिंचाई होती है। तो सबसे पहले नंबर पर आता है उधम सिंह नगर, दूसरे नंबर पर आता है हरिद्वार, तीसरे नंबर पर आता है नैनीताल, चौथा ही पूछ रहा था तो वो हो गया देहरादून। ठीक हो गया। इस तरीके से जो है शुद्ध सिंचित भूमि है जहाँ पर नलकूपों से सिंचाई होती है सबसे ज़्यादा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अब यहाँ पर है नहरों से सिंचित भूमि, ठीक है, वो नलकूप वाली थी, ये नहरों वाली है। तो नहरें भी उधम सिंह नगर इसमें पहले मामले में है, उसके बाद दूसरे में ये आएगा अपना नैनीताल, तीसरे में आएगा देहरादून और चौथे में आएगा हरिद्वार। ठीक है, इस तरीके से नहरों से सिंचाई वगैरह होती है, क्योंकि ज़्यादातर जो ये वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट है यहाँ पर ट्यूबवेल बन जाते हैं, तो इसीलिए ये ट्यूबवेलों से ही करते हैं ज़्यादातर। और नहरों का इस्तेमाल जो है वो भी आपको देखने को मिलेगा प्लेन एरियाज में ज़्यादातर। बाकी नैनीताल तुम्हें पता है कि नैनीताल में जो है झीलें जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हैं, कुमाऊँ की सबसे ज़्यादा झीलें नैनीताल में हैं। तो कई झीलों से जो है वो नहरें निकाल करके सिंचाई के लिए यूज किया जाता है, और उसका एग्जाम्पल मैंने दे दिया, जैसे भीमताल की झील है। अब यहाँ पर राजकीय नलकूप कितने कार्यरत हैं, तो सरकारी ट्यूबवेल की बात करते हैं। राजकीय नलकूप पूरे प्रदेश के अंदर कितने हैं सरकारी ट्यूबवेल, तो ये होने वाले हैं 1654। इस तरीके के छोटे मोटे डेटा जो हैं ये आ सकते हैं एग्ज़ाम में, क्योंकि अभी भरोसा तो कुछ है नहीं। अब नहरों की टोटल लंबाई के बारे में बात कर रहा है, वैसे इसको बताने की ज़रूरत तो है नहीं, लेकिन चलो एक याद नहीं भी रहेगा तो थोड़ा आइडिया लग जाएगा। नहरों की कुल लंबाई जो प्रदेश के अंदर है, टोटल लंबाई है नहरों की, वो है आपके 12,361.25 किलोमीटर। इतनी, ठीक है, 12,361.25 किलोमीटर, तो इतनी लंबी नहरें हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं, अब थोड़ा सा सही क्वेश्चन है, राज्य की सबसे पुरानी नहर है। तो सबसे पुरानी नहर जो है वो है ऊपरी गंगा नहर, और मैंने बताया था अभी ऊपरी गंगा नहर जो कि हरिद्वार से निकलती है, और मेनली जो रुड़की वाला एरिया है ना वहाँ से होते हुए गई है। तो ये बनी कब थी, तो ये 1842 में बननी शुरू हुई थी और 1854 तक कंप्लीट हो गई थी। तो इस एरिया में ये बनी, ठीक है, और यहाँ है मेनली। हाँ, ऊपरी गंगा नहर का उद्गम स्थल है। अगला क्वेश्चन यही है, तो हरिद्वार होने वाला है। उसके बाद बात करते हैं, टिहरी परियोजना का शिलान्यास किया गया था। टिहरी डैम, टिहरी परियोजना कौन सी है, टिहरी में डैम बनाया गया था। कौन सी नदी में बना हुआ है, तो भगीरथी और भिलंगना के संगम पे बना हुआ है। गणेश प्रयाग उस जगह का नाम था जहाँ पर इनका संगम होता है, उससे थोड़ा सा ही आगे बना दिया गया। तो पूरा जो गणेश प्रयाग यानी कि पुरानी टिहरी है वो उस डैम के अंदर डूब गई है। ठीक है, तो ये पूरी गई डैम के अंदर। लगभग 12 किलोमीटर है इस डैम की लंबाई। अगर हम जो इसकी झील बनी है उस झील की बात करें तो उसकी लंबाई 12 किलोमीटर के करीब है, और 4 किलोमीटर के लगभग मैक्सिमम चौड़ाई है इसकी। कहीं पर कम, कहीं पर ज़्यादा होती है, बट बहुत एक बड़ा एरिया है, मतलब इतना छोटा नहीं है ये। ठीक है ना। उसके बाद बात करें तो ये पूछा गया कि कब बना हुआ था, तो ये 1972 में इसका शिलान्यास किया गया था, टिहरी डैम का शिलान्यास। ठीक है, पूरे एशिया का सबसे बड़ा डैम है, एशिया का सबसे बड़ा और सबसे बड़ा। ठीक है, सुमन सागर इसके पीछे जो झील बन रही है उसका नाम पड़ चुका है। अब उससे पहले क्या था ये कमेंट करके बताना। शिवदेव सुमन के नाम पर रखा गया है। और बाकी इसमें बताने लायक क्या है, तो इसकी जो ऊंचाई है डैम की, जैसे डैम बन गया है इस तरीके से पीछे यहाँ पर पानी जमा रहेगा, और जो ये ज़मीन से ऐसे इसकी हाइट बनने वाली है डैम की, ये है 260.5 मीटर। तो हाइट भी बहुत ज़्यादा है। अगर इसको आप फीट में कन्वर्ट करोगे तो ये लगभग 700-800 से ऊपर चले जाएगा फीट, और लगभग 12 फीट की हाइट में एक ठीक ठाक सा मकान बन जाता है। तो अब समझ लो कितने मकान डूब सकते हैं एक साथ, कितने मंजिल की बिल्डिंग डूब जाएगी इसमें। एशिया के सबसे ऊंचे डैम टिहरी डैम की जल धारण क्षमता है 3539 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁶ मीटर क्यूब। इतना 3539, इतना मिलियन क्यूबिक मीटर, ये क्यूबिक मीटर में नापते हैं, तो इतना मिलियन क्यूबिक मीटर है इसकी जल धारण क्षमता।
ये वैसे पूछा तो नहीं जाएगा, हाइट पूछ सकता है, तो उसे याद रखना 260.5। उसके बाद है टिहरी परियोजना से कितने लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हो सकती है, तो ये 2.7 लाख हेक्टेयर, कितने लाख हेक्टेयर की सिंचाई हो सकती है टिहरी परियोजना से। टिहरी परियोजना इतनी बड़ी है कि इसको जो है नाम दे दिया गया है राष्ट्र गांव की। ठीक है, तो कई बार पूछा जाता है कि टिहरी परियोजना को क्या नाम दिया गया है, तो उसको राष्ट्र गांव भी कहते हैं, मतलब राष्ट्र गांव की संज्ञा दी गई है। ठीक है, उसके बाद है, अब है शारदा नहर। तो शारदा कौन सी नदी को कहते हैं, ये तुम्हें पता होना चाहिए। शारदा कहते हैं काली नदी को, इधर में बहती है ये वाले एरिया में, नेपाल और अपना उत्तराखंड का बॉर्डर बनाते हुए, तो इसी का नाम शारदा भी कहलाता है। तो ये कह रहा है कि शारदा नहर बनबसा से निकलती है और इससे सिंचाई की जाती है। तो शारदा नहर मतलब इधर वाले एरिया से निकलती है ना, तो इससे सिंचाई, तो पहली सिंचाई तो इसकी यही होगी अपना चंपावत वाले एरिया की, तो इस तरीके से जाती है और यहीं से मतलब इस एरिया को भी कवर कर लिया जाता है, नीचे वाले को भी, बनबसा को इस तरीके से, शायद नीचे को है ना, थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर बना दिया है, तो कुछ कुछ पार्ट जो आ जाते हैं इसके अंदर, जैसे यहाँ से निकली है तो अब एकदम सीधे तो लेके नहीं जाएंगे, इस एरिया की भी सिंचाई हो जाती है। उसके अलावा जो है इस एरिया की भी सिंचाई इसमें करी गई है, यहाँ पर ही है। ठीक है, इन दो एरिया को मेनली याद रख लो। और तीसरा जो यहाँ से है, तो यहाँ पर तो तुम्हें पता ही है चंपावत है। चंपावत कुछ पार्ट उधम सिंह नगर का और कुछ बागेश्वर तक इसको खींचा गया है, क्योंकि यहाँ पर तुम्हें पता है सिंचाई की वैसे भी उतनी प्रॉपर व्यवस्था नहीं थी, तो इस वाले हिस्से में पहुँचाया गया सिंचाई करने के लिए पानी। और ये जो शारदा नहर है, शारदा नहर ये निकलती है बनबसा से, इसको भी याद रखना, जो कि चंपावत में ही है। उसके बाद इससे जो है किन किन जिलों की सिंचाई की जाती है, तो इससे जो सिंचाई है वो की जाती है आपके चंपावत की, साथ ही साथ उधम सिंह नगर की और बागेश्वर के कुछ हिस्से तक भी पहुंचाया गया है। और बनी कब थी ये जो शारदा नहर है, तो इसका जो निर्माण है ये 1928 है, 1928 में हुआ था। ठीक है, नानक सागर बांध नैनीताल उधम सिंह नगर की सीमा पर है, ऐसे यहाँ पर कहीं पर है नानक सागर बांध, तो मैं इसको मिटा लेता हूँ पहले, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नानक सागर बांध जो है वो सीमा पर है नैनीताल और उधम सिंह नगर की। तो इस बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है पूछ रहा, तो ये बांध बना हुआ है नंधौर नदी पर। ठीक है, नंधौर नदी। उसके बाद है चाल खाल योजना संबंध है, ये पूछा जा सकता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाल खाल योजना। तो चाल खाल योजना किस चीज़ से संबंधित है, तो चाल और खाल ये कहते हैं जो छोटे छोटे तालाब होते हैं उनको, छोटे तालाबों को बोलते हैं। तो वैसे ही मुंबई वाली भाषा में अगर चाल की बात करें तो वहाँ पर चाल या चाली कहते हैं उसको, जहाँ पर पुरानी बिल्डिंग होती है और बहुत सारे लोग जो हैं वो एक साथ रहते हैं। पर ठीक है, जगह के और लैंग्वेज के हिसाब से जो है चीज़ें थोड़ा चेंज हो जाती हैं। तो चाल खाल योजना का संबंध है, तो इससे क्या होता है ना, छोटे मोटे तालाब अगर आप बनाते रहोगे तो ज़मीन के अंदर का जो वाटर का लेवल है वो सही रहता है। तो इसलिए इस योजना को कहा जाता है कि मतलब ये जल स्तर सुधार से संबंधित है, जल स्तर सुधार से, चाल खाल योजना। ठीक हो गया, ये हैं जो सिंचाई से रिलेटेड मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। उसके बाद फसल उत्पादन की हम बात करेंगे यहाँ पर, तो नेक्स्ट पार्ट अपना आ जाने वाला है फसल उत्पादन का। फसल उत्पादन, तो कहाँ पर कौन सी फसल ज़्यादा होती है, किस एरिया में क्या होता है, यही सब है इसमें, तो वो देखेंगे। तो फसल उत्पादन के बारे में देख लेते हैं अब। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, राज्य के मैदानी भागों की प्रमुख फसलें हैं। तो ये तो मतलब नॉर्मली लोग बता ही सकते हैं, गेहूँ, क्योंकि यहाँ पर जो कंज्यूम होता है ना यही ज़्यादातर चीज़ें उगाई भी जाती हैं। तो गेहूँ, धान, गन्ना, उड़द, यानी उड़द भी लिखते हैं कई बार, उड़द ऐसे, या उर्द भी लिखते हैं, तो ये इसी से भी लिखा जाए चीज़ एक ही है। उसके अलावा मूंग, चना, मूंग और चना, यहीं तक देखो, बाकी लंबी लिस्ट की ज़रूरत है नहीं। शुरू के 3-4 अगर याद रख लो तो ठीक है, जैसे ये दो तो हो गए जो अनाज में आ जाएगा।
ये नकदी फसल में आता है, ठीक है। ये दलहन हो जाएगी, दलहन, ये सभी दलहन ही हैं। उसके बाद तिलहन तक अगर लेके जाएंगे तो उसके आगे क्वेश्चन आ जाते हैं, उससे हम फिर बात करते हैं, रुको। तिलहन का तो राज्य के पर्वतीय भागों में उपरोक्त फसल के अलावा स्थानीय विशिष्ट फसलें, इनको याद करने की ज़रूरत है नहीं। कलौ, गुरूस, रयासी, गहत, ये सब हैं। राज्य की प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं, तो प्रमुख खाद्यान्न में वही गेहूं, धान, रागी। गेहूं, धान, रागी, रागी कहते हैं मंडुआ को, ठीक है, मंडुआ, ये हैं प्रमुख खाद्यान्न, खाद्यान्न, ठीक हो गया। उसके बाद बात करते हैं प्रमुख दलहन फसलें हैं, तो दलहनों में देखो, दलहन में होता है तोर, या जिसको कहते हैं अरहर, ठीक है, तोर दाल करके सुना होगा आपने। उसका आता है मटर, फिर चना, ये सभी दालों में ही आते हैं। फिर उड़द, यानी उड़द लिख देता हूँ मैं, मुझे ऐसे ही लिखने की आदत है। तो ये सब, फिर मसूर और राजमा, मसूर, राजमा, ये हैं फसलें। इसमें स्पेशली पहले नंबर पर अरहर आती है, फिर मटर, चना, उड़द, 4 तक याद रख लो बस। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन आने वाला है, प्रमुख तिलहन फसलें हैं, तो तिलहन फसलों में आता है सरसों, ठीक है। कई बार आप लाही करके भी देखोगे, ठीक नहीं, लाई बोलते हैं, जो हरी वाली पत्तियां होती हैं उसी को, उसी का मतलब एक किस्म होती है। सरसों वैसे तो पेड़ के हिसाब से देखा जाए तो अलग होती है, लाई अलग होती है, सरसों अलग होती है, लेकिन ये मिला करके ही यहाँ पर कहा गया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा यहाँ पर, नहीं तो दाने जो हैं वो लाई के भी और सरसों के भी एक ही जैसे दिखते हैं, ठीक हो गया ना। तो मेन अगर आप याद रखो तो इसको सरसों करके ही लिख लो। तो सबसे ज़्यादा जो प्रदेश में है वो सरसों, तिलहन में, तिलहन, दलहन, और अभी बताता हूँ मैं क्या होते हैं, वैसे पता ही होगा जहाँ तक है। तो सरसों हो गया, सरसों के बाद आता है तिल और मूंगफली, सोयाबीन, तिल, मूंगफली, क्योंकि ये क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, और क्वेश्चन इस तरीके से नहीं आएगा कि ये पूरे मतलब नाम, क्योंकि वहाँ पर तो जो है आपसे मल्टीपल ऑप्शंस वगैरह गिवन रहेंगे, तो उसमें से पूछ देगा कि सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी तिलहन की फसल बोई जाती है, 4 ऑप्शन दे देगा, तो ये सही आंसर। इस तरीके से आते हैं, और ऐसा क्वेश्चन आया हुआ भी था। तो तिलहन और दलहन खाद्यान्न तो पता ही है, अनाज व जिसको हम खाते हैं, गेहूँ चावल मोस्टली, और तिलहन होता है जिससे तेल निकलता है। तो इन जैसे सरसों है, तिल है, मूंगफली है, सोयाबीन है, इनसे तेल निकलता है, ठीक। उसके बाद होता है दलहन, जो दालें हम यूज करते हैं उन्हें कहते हैं दलहन। अब बात कर लेते हैं राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोई जाने वाली खाद्यान्न फसलें। तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर बोया जाता है गेहूँ, फिर आएगा चावल, गेहूँ, चावल, ठीक है। 2 मेन वो हैं, बाकी फिर मंडुआ भी अगर तुम लिखना चाहो तो मंडुआ भी लिख लो। वैसे 2 भी याद रखोगे, गेहूँ, और पहले नंबर पर गेहूँ बोया जाता है, इतना याद रखना बस, बोया गेहूँ जाता है सबसे ज़्यादा नंबर पर। अभी कौन से ज़िले में होते हैं वो भी अभी आगे आएगा इसमें क्वेश्चन। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोए जाने के कारण से प्रदेश की प्रमुख फसल है, तो प्रदेश की प्रमुख फसल होने वाली है गेहूँ, और ये लगभग 30% एरिया में बोई जाती है। उसके बाद बात कर लेते हैं राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोई जाने वाली कुछ दलहनी फसलें हैं, यानी दलहनी जो फसल हैं उनमें सबसे ज़्यादा मात्रा में, तो यानी कि दालें जो यहाँ पर यूज होती हैं, तो इसको ये रख लेना, गहत, गहत को बोलते हैं, कुल्थी भी कहते हैं, कई जगह पर कुल्थी भी लिखा हुआ दिखाई देगा, ये सबसे ज़्यादा मात्रा में होती है। उसके बाद आती है यहाँ पर मसूर, और फिर आती है उड़द, मसूर, और फिर आती है उड़द, ठीक है। ये दालें हैं जो सबसे ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर देखने को मिलती हैं। चौथे नंबर पर भट्ट भी लिख लो, पर ये 3 है ज़रूरी। गहत सबसे ज़्यादा मात्रा में उगती है, फिर मसूर, और फिर उड़द, ये चीज़ ध्यान में रखना। दलहनों की बात कर ली है, अब बात करते हैं यहाँ पर तिलहनी फसलों की। तो तिलहनी जो फसलें हैं वो कौन सी सबसे ज़्यादा मात्रा में उगती हैं, तो वो मैंने तुम्हें बता दिया है, सरसों उगती है सबसे ज़्यादा मात्रा में, ठीक है। सरसों के बाद आता है सोयाबीन, और फिर आता है तिल। तो सोयाबीन और तिल ये हैं, इस हिसाब से उगते हैं, सबसे ज़्यादा मात्रा में सरसों, फिर सोयाबीन, और फिर तिल, ये सभी तेल ही निकलते हैं, तो इसलिए तिलहनी है। उसके बाद राज्य में सर्वाधिक उत्पादित होने वाली खाद्यान्न फसलें, ये मैंने बता दिया, गेहूँ, चावल, मंडुआ, गेहूँ सबसे ज़्यादा होता है, ये चीज़ याद रखना। तो राज्य में सर्वाधिक
राज्य में गेहूं उत्पादक प्रमुख जिले, तो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, इसमें ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो गेहूं के उत्पादन में जो सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन कहाँ पर होता है, ठीक है, ये है नैनीताल में होता है। यहाँ पर नैनीताल के बाद है देहरादून और फिर है अल्मोड़ा। तो ये नंबरिंग वाइज कर लेता हूँ इसको मैं, फर्स्ट, उसके बाद है सेकंड, फिर है थर्ड। तो टॉप के 3 रख लो। चौथे में टिहरी है, वो गेहूं में देखो चाहे चावल में देखो टिहरी ही है चौथे नंबर पे। शुरू के 3 याद कर लेना, नैनीताल, अल्मोड़ा और नैनीताल, देहरादून और अल्मोड़ा, ये 3 हैं मेन टॉप में जहाँ पर गेहूँ उत्पादित होता है। उसके बाद बात कर लेते हैं तो चावल उत्पादन वाले प्रमुख जिले हैं। तो चावल उत्पादन में आता है उधम सिंह नगर, ये आ गया फर्स्ट नंबर पे, ठीक है। दूसरे पे आता है हरिद्वार, तीसरे पे आता है नैनीताल, चौथे में आता है टिहरी। तो ये थोड़ा सा चेंज हो गया, बस इतना ही ध्यान रखना है। यहाँ 2 नंबर पे इधर था, यहाँ 2 नंबर पे ये आगे है। तो उधम सिंह नगर, हरिद्वार, क्योंकि यहाँ पर गंगा का मैदान है और यहाँ पर भी तराई एरिया है, वो फर्स्ट क्लास तरीके से, क्योंकि चावल वहाँ पर उगते हैं, चावलों के लिए खूब सारा पानी चाहिए होता है, ठीक है ना। तो और पानी तराई में भर भर के है, गंगा के मैदान में भी भर भर के है। तो थोड़ा सा अगर आप इस तरीके से आइडिया भी लगाओ तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। उसके बाद मंडुआ उत्पादन करने में देश में राज्य का स्थान है। तो मंडुआ या जिसको कहते हैं रागी, मंडुआ या रागी उत्पादन करने में उत्तराखंड का पूरे भारत के अंदर तीसरा स्थान है। भारत में थर्ड है उत्तराखंड, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोई जाने वाली नकदी फसल है। तो नकदी फसल है सबसे ज़्यादा एरिया में बोई जाने वाली गन्ना, और गन्ना सबसे ज़्यादा बोया जाता है उधम सिंह नगर में। लाइन से अगर बताओ तो उधम सिंह नगर में बोया जाता है, उसके बाद हरिद्वार की बारी आती है, ठीक है, फिर आता है देहरादून। इस तरीके से गन्ना बोया जाता है अपने प्रदेश के अंदर। राज्य में संचालित होने वाली कुल चीनी मिलें हैं। ये जो डेटा है चीनी मिलों का, ये 2021-22 का डेटा है। तो टोटल जो चीनी मिलें हैं, टोटल चीनी मिल है अपने उत्तराखंड के अंदर 8, जिनमें से 2 सरकारी हैं, ठीक है, 3 है प्राइवेट यानी कि निजी, और बाकी की 3 हैं सहकारी जो कोऑपरेटिव होती हैं। राज्य के देहरादून में एकमात्र चीनी मिल है, जबकि उधम सिंह नगर और हरिद्वार में है। तो उधम सिंह नगर में गन्ना सबसे ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर 4 चीनी मिलें हैं। हरिद्वार में तुम्हें पता ही है, उसके बाद आता है गन्ना उत्पादन में हरिद्वार उधम सिंह नगर के, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा, और यहाँ पर उससे थोड़ा कम, 4 3 7 और ये हो गया 1 8। राज्य में आलू की खेती सर्वप्रथम शुरू की गई थी। तो आलू की खेती कराई थी अंग्रेजों ने, और ये कराई थी देहरादून में। कब कराई थी? 1823 में सबसे पहले स्टार्ट की गई थी। उसके बाद बात कर लेते हैं, प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में आलू की खेती करते हैं रबी के मौसम में, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में होती है। ये क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो मैदान के लोग होते हैं उन्हें लगता है कि सभी जगह रबी के टाइम पे ही होती है, लेकिन पहाड़ों में होती है आलू की खेती खरीफ के मौसम में। पहाड़ों में खरीफ के करते हैं, और जो मैदानी भाग है उत्तराखंड के, यहाँ पर रबी के टाइम पर आलू की फसल की खेती की जाती है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्यान सजे किसी काम का नहीं, कुल फल संरक्षण केंद्र देख लो तो उत्तराखंड के अंदर 50 फल संरक्षण केंद्र हैं, और उत्तराखंड के अंदर 75 सरकारी नर्सरी हैं। सरकारी नर्सरी 75, ये भी क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हुए हैं। उत्तराखंड जैविक उत्पाद परिषद, जैविक, इसे मैं आगे लिख लेता हूँ। तो उत्तराखंड जैविक उत्पाद परिषद, ये बनाया क्यों गया था? पहली चीज़ तो ये है कि बनाया गया था जैविक खेती को प्रमोट करने के लिए, और ये बनाया गया था 2003 में। और जैविक खेती होती है ऑर्गेनिक फार्मिंग, जिसका आजकल बहुत ज़्यादा नाम आप सुन रहे होंगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग, जिसमें केमिकल्स वगैरह कुछ भी यूज नहीं होते, नेचुरल तरीके से खेती की जाती है। राज्य में उत्पादित शीतोष्ण फलों में उत्पादन मात्रा में घटते हुए 3 फल हैं। तो शीतोष्ण फलों में नाशपाती, आड़ू और सेब हैं।
सबसे ज़्यादा मात्रा में नाशपाती होते हैं, फिर होते हैं आड़ू और फिर होते हैं सेब। शीतोष्ण फलों की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड के अंदर शीतोष्ण, समशीतोष्ण की बात करें तो समशीतोष्ण में आ जाते हैं आम, ठीक है, समशीतोष्ण, समशीतोष्ण में आते हैं, सबसे ज़्यादा मात्रा में होते हैं आम, और फिर होते हैं नींबू वर्ग के फल, नींबू वर्ग के फल, जैसे नींबू वर्ग के अंदर आ गया नींबू हो गया, माल्टा हो गया, किन्नू होते हैं, बहुत संतरे होते हैं, तो ये सभी इसी नींबू वर्ग में आ गए दूसरे नंबर पे समशीतोष्ण की बात करें। और उसके बाद तीसरे नंबर पर आते हैं लीची, लीची भी खूब होते हैं यहाँ पर, ठीक है। राज्य में सेब का पहला बाग लगाया गया, राज्य में सेब का पहला बाग लगाया गया, ये लगाया गया उत्तरकाशी में। कब लगाया गया? 1925 में। उसके बाद है राज्य में सेब का उत्पादन नहीं होता है, तो सेब कहाँ पर पैदा नहीं होता है? सेब तुम्हें पता है गर्म वाले एरिया में नहीं होता है, तो गर्म वाले एरिया में ये वाले एरिया आ जाएंगे, ये वाली बेल्ट ना, यहाँ को काफ़ी ज़्यादा गर्म जलवायु रहती है, तो यहाँ पर नहीं होता है। उधम सिंह नगर और हरिद्वार में, उधम सिंह नगर और हरिद्वार में सेब नहीं उगता है। सेब के लिए ठंडा एरिया चाहिए, तो ये तो अगर आपको पता है सेब के लिए ठंडा एरिया चाहिए तो आप वैसे भी आइडिया लगा सकते हो। और यहाँ पर भी नहीं होता, अगर ये पूरा गर्मी में होता, लेकिन यहाँ पर नैनीताल वाला पार्ट है जो कि ठंडे प्रदेश में आ जाता है, तो कुछ कुछ जगहों में नैनीताल में होती है खेती, यहाँ तो मतलब नहीं होती है। उसके बाद ठीक है, राज्य में उत्पादित सर्वाधिक सेब कहाँ पर उत्पादन होता है? तो सर्वाधिक सेब मैंने बता दिया उत्तरकाशी में ही हो रहा है। ये किसी और क्वेश्चन का आंसर था ना, सेब का पहला बगीचा, सेब का पहला बगीचा, सेब का पहला बाग लगाया गया था उत्तरकाशी में, हरसिल में। और उत्तरकाशी ही जो है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर सेब उत्पादित होते हैं, सेब सबसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा। पहला बाग भी उत्तरकाशी में ही लगा था क्योंकि ठंडा एरिया है, और उत्तरकाशी अपना इधर ठंडा एरिया है पूरा, इधर बताइए तुम्हें बहुत सारे ग्लेशियर वगैरह भी हैं, तो उसी से आइडिया लग जाएगा कि कितना ठंडा ये एरिया है। मध्य हिमालय और बृहद हिमालय वाले पूरा पार्ट आ जाता है इसमें, मतलब मोस्टली तो बृहद हिमालय में ही पड़ जाता है ये। उसके बाद बात करते हैं, राज्य में उत्पादित सेब को अन्य राज्यों में बेचा जाता है, तो राज्य में जो उत्पादित सेब है उसको हिमाचली ब्रांड के नाम से, हिमाचली या फिर उत्तराखंडी, उत्तराखंडी सेब ऐसे करके इस नाम से बेचा जाता है सेब को। सेब उत्पादन में देश में उत्तराखंड का स्थान है, तो देश में उत्तराखंड का स्थान है थर्ड, मडवा उत्पादन में भी थर्ड है और सेब के उत्पादन में भी थर्ड है, ठीक है। और फर्स्ट और सेकंड कौन से हैं? तो सबसे ज़्यादा सेब होते हैं, ये मुझे लगता है आपको आइडिया होगा इसका, तो सबसे ज़्यादा कश्मीर में होते हैं सेब, कश्मीर, और दूसरे नंबर पर होते हैं हिमाचल में, हिमाचल में, कश्मीर और हिमाचल में सेब होते हैं। थर्ड नंबर पर आता है अपना प्यारा उत्तराखंड। उत्तराखंड में लीची उत्पादक देहरादून है सबसे ज़्यादा, तो ये चीज़ याद रख लेना, सबसे ज़्यादा लीची का जो उत्पादन होता है ये होता है देहरादून में, ठीक, सबसे ज़्यादा लीची का उत्पादन होता है देहरादून में, यहाँ पर होता है सबसे ज़्यादा लीची का उत्पादन। उसके बाद ये पूछ रहा है कि उसके बाद कौन कौन से ज़िले हैं, तो उसके बाद है ये वाला अपना USN उधम सिंह नगर, और फिर है नैनीताल। नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में भी खासकर रामनगर वाला जो पार्ट है तो बहुत लीचियाँ होती हैं रामनगर साइड को, ठीक है। तो नैनीताल आ गया सेकंड थर्ड नंबर पे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड लीची उत्पादन। प्रदेश में नाशपाती का उत्पादन नहीं होता है, तो नाशपाती जो है ये उधम सिंह नगर में नहीं उगती है, इसके लिए भी ठंडा ही एरिया चाहिए होता है, यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं होती है। नाशपाती में उत्तराखंड का, देश में उत्तराखंड का स्थान है, तो नाशपाती में जो है, नाशपाती उत्पादन में उत्तराखंड पहले नंबर पे है पूरे देश में, भारत में फर्स्ट। और सेकंड कौन सा आता है? सेकंड आता है पंजाब, पंजाब है सेकंड, तो ये भी चीज़ याद रख लेना, क्योंकि जहाँ पर उत्तराखंड थोड़ा अच्छे उसमें है रैंकिंग में, तो उसके क्वेश्चन आ सकते हैं। प्रदेश में अखरोट का उत्पादन नहीं होता है, तो अखरोट भी हरिद्वार और उधम सिंह नगर में
गर्म एरिया हैं इसीलिए यहाँ पर नहीं होता है। राज्य में संतरे और नींबू का उत्पादन होता है, तो संतरे नींबू का उत्पादन मेनली होता है नैनीताल अल्मोड़ा वाले एरिया में। ये अपना नैनीताल है, ये अल्मोड़ा है और इधर है देहरादून। इन एरिया में मेनली संतरा वाले पार्ट का होता है, संतरे या नींबू वर्गीय हम लिख देते हैं यहाँ पर। नींबू वर्गीय जो फल होते हैं सबसे ज़्यादा इन्हीं तीनों में होते हैं उत्पादन। राज्य में बागवानी उत्पादों के विपणन हेतु 2 थोक बाजार हैं, तो बागवानी उत्पादों के विपणन के लिए हल्द्वानी और हरिद्वार यहाँ पर जो है थोक बाजार है। और विपणन का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, किसके? बागवानी के लिए, बागवानी उत्पादों के लिए, ठीक है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, राज्य में उत्पादित की जाने वाली प्रमुख जड़ी बूटियाँ तो भाई बहुत हैं यहाँ पर। इसका मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी बताया ही था तुमको। बेलाडोना होती है सबसे मेन, तो कुटकी है, अफीम है, तो जड़ी लिख देता हूँ यहाँ पर, जड़ी बूटी मेन जो उत्तराखंड में मिलती हैं। बेलाडोना, सबसे पहले बेलाडोना की खेती शुरू की गई थी, वैसे नेचुरली भी जो है हो जाती है। बेलाडोना हो गई, कुटकी हो गई, कुटकी। अफीम भी जो है ये जड़ी बूटी में ही आती है आने को। तो पाइरेथम कहते हैं उसको, पाइरेथम। और जिरेनियम जो है वो सुगंधित पुष्प में आ जाता है। ये तो मेन हो गए। उसके अलावा फिर कोई मसाले वाली चीज़ें हो गई और चाय वगैरह की भी खेती होती है, तो ये सभी काउंट हो जाएंगे इसके अंदर। मेन चीज़ देखो, बेलाडोना है, कुटकी है, अफीम है और पाइरेथम है। प्रदेश में लगभग 1609 हेक्टेयर पर जलबेरा, कार्नेशन, ग्लोडियाई, लिलियम, गेंदा, गुलाब, रजनीगंधा, ये सब फूलों की किस्में हैं, इनकी खेती की जाती है। तो इनमें सर्वाधिक देखो उत्तराखंड के अंदर 1609 हेक्टेयर में की जाती है फूलों की खेती, ये चीज़ याद रखना। और ये 1609 हेक्टेयर में सबसे ज़्यादा खेती होती है गेंदा की। वर्तमान में मशरूम उत्पादन हेतु प्रदेश में कुल इकाइयां हैं, तो 328 इकाइयां हैं जहां पर मशरूम उत्पादन होता है अपने प्रदेश के अंदर। प्रदेश में हल्दी, अदरक, मिर्च, लहसुन, धनिया, बड़ी इलायची, दालचीनी, तेजपत्ता, मेथी, इन मसालों की खेती होती है या नहीं होती है ये पूछ रहा है, तो इनकी होती है, बिल्कुल होती है खेती। उसके बाद है, प्रदेश में उत्पादित मसालों में सर्वाधिक उत्पादन वाले 3 मसाले हैं, तो सर्वाधिक उत्पादन में देखो अदरक भी आता है मसाले में, अदरक, फिर हल्दी भी मसाले के अंदर ही आती है। हल्दी तो लोग मतलब छोटे छोटे अगर क्यारियाँ भी होती हैं लोगों के पास, इतनी जगह भी होती है क्यारी लगाने लायक, तो उसमें भी आसानी से बो देते हैं। और लहसुन को भी मसाले में ही काउंट किया जाता है। तो ये 3 आइटम हो गए। उसके बाद है, विभिन्न रोगों के उपचार और सुगंधित तेल बनाने में उपयोगी वन हल्दी की खेती होती है। तो वन हल्दी हमेशा याद रखना, वन हल्दी इसका ये हमेशा ऊंचाई वाले एरिया में होती है। और ऊंचाई वाले एरिया में ऐसा नहीं कि उत्तराखंड में ही होती है, और जगह भी होती है प्रदेशों में, बाकी प्रदेशों में, लेकिन उत्तराखंड में भी ऊंचाई वाले एरिया में ही ये पाई जाती है, क्योंकि होती उसी एरिया में है। प्रदेश में पॉली हाउस और शेड नेट में खेती की जाती है। तो पॉली हाउस में फूल और सब्जियां उगाई जाती हैं मेनली, देखा ही होगा आपने, कई जगह पर पॉली हाउस लगे हुए रहते हैं। तो वहाँ पर सब्जियों की खेती या फिर फूल की बेमौसमी खेती के लिए पॉली हाउस का यूज़ किया जाता है। जैसे टेम्परेचर वहाँ पर हम चेंज करा सकते हैं ना, जैसे जाड़ों का टाइम है और काफ़ी ठंडा पड़ रहा है, तो उसमें गर्मियों की फसल तो उगेगी नहीं, लेकिन पॉली हाउस के अंदर टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा रहता है बाहर के कंपेयर में, तो वहाँ पर हम उन सब्जियों वगैरह को भी उगा सकते हैं जो गर्मी के टाइम पर को पैदा होती हैं। उनकी कुछ पर्टिकुलर किस्मों को आसानी से उगाया जा सकता है। प्रदेश में कुल मेगा फूड पार्क हैं। तो प्रदेश में भाई मेगा फूड पार्क तुम्हें एक तो पता ही होगा कौन सा है मेगा फूड पार्क, वो है पतंजलि का, पतंजलि, ठीक है। पतंजलि का कहाँ पर है? हरिद्वार में होने वाला है। और दूसरा जो मेगा फूड पार्क है वो हिमालय मेगा फूड पार्क हिमालय, कैसे लिख देता हूँ, मेगा फूड पार्क इस नाम से है, मेगा ही लिख लेते हैं, हिमालय मेगा फूड पार्क, और ये है काशीपुर में। तो ये 2 मेगा फूड पार्क हैं उत्तराखंड के अंदर, जिनमें ये तो काफ़ी फेमस है। प्रदेश में फल और सब्जियों के संरक्षण हेतु 31 कोल्ड स्टोरेज हैं। तो इनमें कहाँ कहाँ पर है पूछ रहा है, तो उधम सिंह नगर में है 22। इसकी बात कर रहे हैं फल और सब्जियों के लिए, फल सब्जी, इसका कोल्ड स्टोरेज, फल सब्जी के लिए कोल्ड स्टोरेज, ताकि ये सेफ सुरक्षित रहें लंबे टाइम तक। उधम सिंह नगर में है 22, 2 हैं यहाँ पर नैनीताल में,
4 है हरिद्वार में और 2 हैं देहरादून में। तो इस तरीके से ये होने वाले हैं 31। ठीक है। प्रदेश में जैविक खेती के लिए ये तो कोई ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्य में सर्वप्रथम चाय की खेती की गई थी। तो चाय की खेती जो की गई, जैसे आलू की तुम्हें पता है 1823 में करी गई थी देहरादून में, तो ऐसी चाय की खेती करी गई थी 1835 में, चाय। ठीक है, और इसमें था आलू। ये चीज़ें बिल्कुल याद रख लेना। राज्य में चाय के बगीचे कहाँ कहाँ पर हैं? तो राज्य में चाय के बगीचे होने वाले अपने अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा के अलावा भी और बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर चाय के बगीचे देखने को मिलते हैं। अल्मोड़ा में भी जो इधर वाला पार्ट रहता है कौसानी की तरफ का, उधर को है। और बागेश्वर हो गया अपना। उसके अलावा चंपावत में भी की जाती है कुछ एरिया में, पौड़ी में भी की जाती है, नैनीताल में भी की जाती है, रुद्रप्रयाग में भी की जाती है। तो चाय की खेती के लिए चाहिए ना, चाय की खेती के लिए बारिश तो चाहिए, बारिश होनी चाहिए, लेकिन बारिश का पानी रुकना नहीं चाहिए। यानी कि ऐसे ढलान वाले एरिया में की जाती है, यहाँ पर चाय के पौधे उगाए जाते हैं ताकि बारिश का पानी पड़े लेकिन ये अटका न रहे, बहता रहे। इस तरीके की कंडीशन चाहिए होती है। राज्य में कुल 1428 हेक्टेयर चाय के बागान में से 577 हेक्टेयर में इसमें कौन सी खेती होती है? तो 1428 हेक्टेयर है टोटल चाय का बागान जहाँ पर चाय की खेती होती है। उसमें से जो 577 हेक्टेयर एरिया है, इतने एरिया के अंदर अंदर जैविक चाय की खेती होती है। जैविक चाय, ऑर्गेनिक टी, सुना होगा नाम। उसके बाद बात कर लेते हैं, राज्य में कहाँ के चाय बागान ब्रिटिश काल से ही टी स्टेट चाय बागान के नाम से प्रसिद्ध हैं? तो ये मैंने बताया तुम्हें, कौसानी के पास होने वाला है। ठीक है, ये मतलब कौसानी वैसे बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में पड़ जाता है, लेकिन ये बिल्कुल यहीं पर है, ये ऐसी एरिया में ही पड़ जाता है। ठीक है, कौसानी हो गया। कौसानी के अलावा भीमताल है इधर नैनीताल के पास में, यहाँ कहीं पर मिलेगा आपको भीमताल देखने को। तो भीमताल हो गया, कौसानी हो गया, भवाली हो गया। भवाली भी नैनीताल के अंदर ही आ जाता है। और ये मतलब ये ऐसे हैं, भीमताल है और सबसे ज़्यादा मेन तो कौसानी है। कौसानी के बाद है भीमताल, फिर है आपका चौकड़ी में भी है चाय के बागान जो है, और भवाली में भी है। ठीक है, ये सारे एरिया हैं जहाँ पर चाय के बागान काफ़ी टाइम से, अंग्रेज़ों के टाइम से चल रहे हैं, और इसको टी स्टेट के नाम से ये फेमस हैं। तो चाय की फैक्ट्रियाँ कितनी हैं राज्य में, ये पूछ रहा है। चाय की फैक्ट्रियाँ टोटल 5 हैं, जिसमें 4 जो हैं वो सरकारी हैं और 1 जो है वो प्राइवेट है, निजी। राज्य में संचालित 4 सरकारी चाय की फैक्ट्रियाँ कहाँ कहाँ पर हैं? तो भवाली में होने वाली है एक, तो ये जो 4 सरकारी मैंने लिखी हैं, इन 4 सरकारी में से एक होने वाली है भवाली में, जो कि पड़ेगा नैनीताल के अंदर। फिर एक होने वाली है चमोली के अंदर, नौटी के पास है ये। ठीक है, नौटी, भवाली, चंपावत में भी है, ये बिल्कुल चंपावत में भी है और बागेश्वर में भी है। चंपावत में भी है और बागेश्वर में भी है। ठीक, तो एक थोड़ा सा एरर जो थी उसको मैं करेक्ट करना चाह रहा हूँ। देखो, नैनीताल में चाय होती है तो यहाँ पर भवाली में आपको फैक्ट्री देखने को मिल जाएगी। चंपावत वाले एरिया में होती है, यहाँ पर फैक्ट्री है। ठीक है, चमोली वाले एरिया में भी नौटी के पास मिल जाएगी आपको, और बागेश्वर में मिलती है, क्योंकि जो कौसानी है, क्योंकि मैंने कहा ना अल्मोड़ा वो अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में नहीं आता है, अल्मोड़ा के बहुत पास में है कौसानी। मतलब मुश्किल से आपको आधा घंटा लगेगा वहाँ पहुँचने में, 40 किलोमीटर या 45 किलोमीटर ऐसी कुछ पड़ता है। लेकिन आता वो बागेश्वर ज़िले के अंदर ही है कौसानी, बिल्कुल यहीं पर बसा हुआ है, पास में ही। जैसे कई बार मुनि की रेती को लेके कन्फ्यूजन हो जाता है ना, कि मुनि की रेती मतलब हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है या फिर जो है वो टिहरी में जाता है, वैसे वो टिहरी डिस्ट्रिक्ट में आता है मुनि की रेती, तो उसी तरीके से है। उसके बाद बात कर लेते हैं, और जो ये उत्तराखंड में चाय उत्पादित होती है, तो कई बार ये पूछ लेता है कि उत्तराखंड में उत्पादित होने वाली चाय को किस नाम से बेचा जाता है? तो इसको उत्तराखंड टी नाम से बेचते हैं, उत्तराखंड टी। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अभी तक जहाँ तक मुझे पता है तो आया नहीं है। उसका आया था कि दूध ब्रांड को किस नाम से बेचा जाता है, तो आंचल के नाम से बेचते हैं, वो बाद में आएगा भी, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है ना, उत्तराखंड टी नाम से जो है यहाँ की चाय को बेचा जाता है। उसके अलावा जो प्राइवेट वाली कंपनी है, जैसे 4 सरकारी मैंने बता दी, एक प्राइवेट कंपनी है जो कौसानी में है, बागेश्वर। ठीक है, वो यहाँ कौसानी के पास में है।
इस तरीके से चाय की फैक्ट्रियां हैं यहाँ पर। अगला आने वाला है राज्य में 4 सरकारी चाय की फैक्ट्रियां प्रस्तावित है, तो इनकी अभी बात नहीं करें तो ठीक है। अल्मोड़ा में होने वाली है, चंपावत में होने वाली है, और पिथौरागढ़ में है, गैरसैंण में है। तो ये हम नहीं देखते हैं क्वेश्चन को। राज्य में उत्पादित चाय का विक्रय होता है, तो टोटल जो है यहाँ का जो रेट है, मतलब टोटल विक्रय 90,000 किलोग्राम है यहाँ पर अभी तक, लगभग। ये चीज़ें शायद नहीं पूछेगा क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही अजीब तरीके की डिटेलें हैं। और राज्य में कुल प्रारंभिक कृषि ऋण समितियां हैं 696 हैं। कृषि ऋण समितियां, प्रारंभिक कृषि ऋण समितियां, कृषि के लिए जहाँ से ऋण मिलता है, कृषि ऋण समिति। तो ये मोस्टली जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगे, कुछ मैंने छोड़ भी दिए हैं क्योंकि बहुत अटपटे से क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा डेटा वाले क्वेश्चन थे, उतना नहीं पूछेगा, वो पॉसिबल नहीं है पूछना। और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे इसके अंदर वो मैंने कवर कर लिए हैं। बाकी अब नेक्स्ट पार्ट अगली वीडियो में देखते हैं।